Assalamualaikum, my dear student. Welcome back to YouTube channel. This is Rana Shahid here. Dear student, today the topic for discussion is bioenergetic. चैप्टर नंबर 11 फर्स्ट ईयर बायोलॉजी से आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं जिसका नाम है जी बायोएनर्जेटिक। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने दो लफ्ज लिखे, एक है बायो और दूसरा है एनर्जेटिक। बायो का मतलब है लिविंग ऑर्गेनिज्म और एनर्जेटिक ये एनर्जी से लफ्ज डिराइव्ड है। द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू अ वर्क, कि हमारी बॉडी का लिविंग ऑर्गेनिज्म का काम करने की जो सलाहियत है उसको एनर्जी कहते हैं। और लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर काम करने की सलाहियत और एनर्जी की कन्वर्जन और एनर्जी का रिलेशनशिप, इस क्वांटिटेटिव स्टडी को हम नाम देते हैं बायोएनर्जेटिक का। सो माय डियर स्टूडेंट, हम जब इसकी डिफाइन करते हैं, इट इज द क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ एनर्जी रिलेशनशिप एंड एनर्जी कन्वर्जन इन द बायोलॉजिकल सिस्टम। एक बायोलॉजिकल सिस्टम में एनर्जी के कन्वर्जन के, फॉर एग्जांपल एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म्स हैं कि पहले अगर काइनेटिक एनर्जी थी, फिर पोटेंशियल एनर्जी, फिर काइनेटिक, फिर मैकेनिकल, केमिकल, तो डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्जन जो है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो तो इसको नाम देते हैं बायो एनर्जेटिक। सो याद रखिएगा, ये जो एनर्जी कन्वर्जन है इट विल टेक या ओबे द लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक। ये जो है ना थर्मोडायनामिक के लॉ को फॉलो करती हैं। थर्मोडायनामिक का लॉ क्या बताता है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। कि बायोएनर्जेटिक का थर्मोडायनामिक का रूल ये बयान करता है कि एनर्जी को ना तो पैदा किया जा सकता है ना ही खत्म किया जा सकता है, बल्कि उससे एक हालत से दूसरी हालत में तब्दील किया जा सकता है। जब हम बात करते हैं बायोएनर्जेटिक की, तो इसमें बहुत सारी चेंजमेंट आती है, बहुत सारे टॉपिक आते हैं जिनकी हमने यहाँ पे डिटेल पढ़नी है। तो यहाँ पे ये चैप्टर चूंकि लॉन्ग क्वेश्चन में इन्वॉल्व है, फर्स्ट ईयर की अगर हम पेयरिंग स्कीम देखें उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये जो चैप्टर 11 है इसका पेयर आ रहा है 6 + 11। सो मैं अपने बच्चों को ये सजेस्ट करूंगा कि ये वाला पेयर लाजमी अटेम्प्ट करें, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे स्केच हैं। मैं आज के इस टॉपिक में आपको इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन लेके दिखा देता हूं कि कौन कौन से इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बन सकते हैं जी। इसमें 3 तो है हमारे पास स्केच, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूं जी। इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर नंबर 11 फर्स्ट ईयर बायोलॉजी। सबसे पहला लॉन्ग क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। और इसमें आपने जेड स्कीम को ड्रॉ करनी है, बताना है कि किस तरीके से फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 इन्वॉल्व है। डायग्राम भी ड्रॉ करनी है एज वेल एज थ्योरी बेस की लिखनी है। सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन है जी हमारे पास डिस्क्राइब अबाउट साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। इस टॉपिक के अंदर हम ये देखेंगे फोटो सिस्टम 2 इज नॉट इन्वॉल्व, फोटो सिस्टम 1 इज इन्वॉल्व हियर। और यहाँ पे देखेंगे वही सेम प्रोसेस नॉन साइक्लिक वाला, बट यहाँ पे फोटो सिस्टम 2 विल बी नॉट इंक्लूडेड हियर। उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन है यहाँ पे राइट अ नोट ऑन कीमियोस्मोसिस। ये वो प्रोसेस है, इसके अंदर आपने बताना है कि हाउ एनर्जी इज सिंथेसाइज्ड, कि एनर्जी कैसे बनती है। और इसके अंदर हम हाइड्रोजन पंप के जरिए से हाइड्रोजन ग्रेडियंट पोटेंशियल को भी डिस्कस करेंगे। कीमियोस्मोसिस में एटीपी सिंथेसिस का हवाला देंगे और डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे। सो ये थ्योरी एज वेल एज डायग्रामेटिक लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके बाद जो है ना फोर्थ लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास के फोर्थ लॉन्ग क्वेश्चन स्केच के तौर पे आता है राइट अ नोट ऑन केल्विन साइकिल। और इसका स्केच भी ड्रॉ करना है। केल्विन साइकिल के अंदर हमने बताना है कि देयर आर 3 मेजर स्टेजेस, जिनमें पहला जो फेज है वो है कार्बन फिक्सेशन का, दूसरा फेज है रिडक्शन का और तीसरा फेज है रीजनरेशन ऑफ CO2 और UBP। तो ये साइकिल भी ड्रॉ करना है। अगर वो आपसे पूछे कि इसमें थ्योरी का क्वेश्चन, थ्योरी पूछे तो आपने लिख देनी, अदरवाइज आपने जस्ट स्केच करना है। देयर विल बी नो नीड ऑफ डिस्क्रिप्शन। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास फिफ्थ लॉन्ग क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन क्रेब्स साइकिल। इस लॉन्ग क्वेश्चन में हमने बताना है कि किस तरीके से ग्लूकोज आउटपुट के तौर पे मिलता है, और इसके अंदर भी हमने डिफरेंट फेजेस पढ़ने हैं और इसकी डायग्रामेटिक डिफरेंट एटीपी प्रोडक्शन, NADPH प्रोडक्शन किस तरीके से होती है इसको हमने डिस्कस करना है।
उसके बाद हम जो है ना देखते हैं कि क्रेब्स साइकिल के बाद नेक्स्ट जो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा कैल्विन साइकिल, क्रेब्स साइकिल, कीमियोस्मोसिस। एक और है राइट नोट ऑन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, या हम नाम देते हैं रेस्पिरेटरी चेन, माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेटरी चेन, एनर्जी सिंथेसिस। इसमें हम पढ़ेंगे डिफरेंट साइटोक्रोम के बारे में, साइटोक्रोम ए, बी, बी, सी, A3, ये डिफरेंट साइटोक्रोम है, उनको हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि साइटोक्रोम के बाद जो फोटोसिस्टमैटिक रिएक्शन है या कोएंजाइम क्यू है वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। NADPH, NADH कितने ATP बना रहा है 3, और FADH2 वो कितने ATP बना रहा है 2। इसके हमने पाथवे को पढ़ना है। उसके बाद हम देखते हैं साइक्लिक, नॉन साइक्लिक, कीमियोस्मोसिस, कैल्विन साइकिल, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। आखिरी एक लॉन्ग क्वेश्चन है जी, इसको आपने कॉमनली देख लेना है कि मे और मे नॉट बी अनएक्सपेक्टेडली आ सकता है। यहां पे पूछा जा सकता है कि भाई राइट अ नोट ऑन स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल। सो स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल आपसे पूछा जा सकता है। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल, इसमें क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर बतानी है और पायरोल रिंग के बारे में बताना है, फाइटोल बताना है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनाइड, ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देनी है। सो आई थिंक सो कि ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर के। स्केच में आपने कैल्विन साइकिल और क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक को बहुत अच्छे तरीके से करना है। सो ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर में से जो बन सकते हैं। और याद रखिएगा ये वो चैप्टर है, इसमें मोस्टली एमसीक्यूज जो है ना पूछी जा सकती है, मोस्टली ऑब्जेक्टिव पूछी जा सकती है अबाउट MD-CAT। MD-CAT के हवाले से इस चैप्टर में एनर्जी कन्वर्जन, ATP कितने बने, NADPH कितने बने, ठीक है, 1 साइकिल कंप्लीट करने पे एसिटाइल कोएंजाइम के बारे में। सो बहुत सारी एमसीक्यूज हैं जो कि इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको वीडियो जो है ना अपलोड करूंगा। उसमें ये होगा कि आपको डिफरेंट चैप्टर्स की MD-CAT प्रोस्पेक्टिव या पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यूज भी मिलेंगी। सो इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से MD-CAT की एमसीक्यूज हम कवर अप कर सकते हैं। इस चैप्टर में जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जिनके ऊपर हमने स्टडी करनी है डिटेल, वो ये है। एक हम वैन नील हाइपोथेसिस को डिस्कस करेंगे, वैन नील हाइपोथेसिस। इसके बाद हम एक टॉपिक है जिसका नाम है जी रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन को डिस्कस करेंगे। थर्ड टॉपिक है जी दैट इज कॉल्ड फर्मेंटेशन, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट टॉपिक है, इसमें हमने इंपॉर्टेंस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन, माइटोकॉन्ड्रिया का रोल, ATP के फंक्शन को हमने डिस्कस करना है। सो माय डियर स्टूडेंट याद रखिएगा फर्मेंटेशन की टाइप्स भी हम डिस्कस करेंगे, जिनमें एक को नाम दिया जाता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और दूसरी को नाम दिया जाता है दैट इज कॉल्ड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। यहां पे मैं आखिर में एक टर्म जो है ना डिस्क्राइब करना चाहूंगा जिसका नाम है जी कंपनसेशन पॉइंट। कंपनसेशन पॉइंट ये आपका एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसको हम देखते हैं कि व्हेन लाइट इंटेंसिटी इज लो, जब लाइट इंटेंसिटी लो होती है, और ये काम हो जाता है एट द डॉन एंड द डस्क व्हेन देयर इज नो दैट गैसेस एक्सचेंज। सो यहां पे लिखेंगे एट डॉन एंड डस्क, at dawn and dusk when there is no net gaseous exchange between leaves of the plant and environment। इस पॉइंट पे सम टाइम के लिए ऐसा होता है कि फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन में इक्वल टू ईच अदर। सो इस पॉइंट को हम नाम देते हैं कंपनसेशन पॉइंट। सो दैट वाज ऑल अबाउट बायोएनर्जेटिक, किस तरीके से यह कर होता है, व्हाट इज अ बायोएनर्जेटिक, इसमें कंपनसेशन पॉइंट और फोटोसिंथेसिस को डिस्कस करेंगे, इसका रेसिप्रोकल रिएक्शन रेस्पिरेशन को डिस्कस करेंगे, एनाबॉलिकल प्रोसेस, कैटाबॉलिकल प्रोसेस, मेटाबॉलिज्म किसको बोलते हैं, और इसके बाद हम स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल,
क्लोरोप्लास्ट को भी पढ़ेंगे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एक्शन स्पेक्ट्रम, और इसमें लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, जेड स्कीम किसे कहते हैं, कैल्वन साइकिल क्यों नाम दिया गया। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इसमें क्रिब्स साइकिल क्यों नाम दिया गया, और इसमें लास्ट में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कि कितने एटीपी बने, कितने एनएडीपी यूटिलाइज हुए, कितने एफएडीएच, कितने एटीपी बने। सो दैट वाज ऑल अबाउट बायोएनर्जेटिक. Hope so this video will be helpful for your exam, as well as that was a short introduction about chapter number 11. Thank you so much.